देशभक्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव, ग्राम द्वारिकापुर जट, पोस्ट कोरा जहानाबाद, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने लाही के खेत देखने के लिए आया है। समय लमसम 7 बज रहे हैं। 19 दिसंबर 2024 है और ये साल समापन की ओर है और नया साल नए विचारों के साथ आगे आए और सभी को संपन्नता, सभी का विकास हो, ये मेरी दिली आकांक्षा के साथ प्रयास रहेगा। बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वजों ने कितना अत्याचार, दुराचार, संघर्ष किया, घुट घुट के जीते रहे, कितनी बलिदानियाँ उनके जीवन में आईं और कैसा कैसा समय देखा। ये सारा जो भी हुआ वो सारा विदेशी आक्रांताओं एवं विदेशी सोच के माध्यम से हुआ और दिल दहल जाता है जब उनके संघर्ष, तपस्या को देखते हैं हम। चलो, उन लोगों ने तो बहुत अत्याचार, दुराचार किया, हमारे हिंद महाद्वीप को टुकड़ों में करके इतना विभाजन की नीतियाँ पैदा की, आपसी लोगों के छोटे मोटे झगड़ों को ताज़ा कर के उनमें फूट डालते रहे और राज करते रहे। चलो, वो भी समय गया, कोई बात नहीं, लेकिन आज तो कम से कम जनता को जागना चाहिए। उनकी तो बात हटाइए, आज़ादी के बाद जो भी पार्टियां आईं उन्होंने वही फूट डालो, राजनीति करो कर के आज भी उसी का परिदृश्य, उसी का फल हम देख रहे हैं कि इतना जहर बो के चले गई हैं पहले की पार्टियों ने कि आज उससे उभरना बड़ा कठिन लग रहा है। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने कभी भी आज वो लोग, वही पार्टियां, वही सारे विपक्ष की पार्टियां जो अंबेडकर की तख्तियां, बैनर ले के रोडों में निकल रहे हैं, संविधान खतरा बताकर और आपसी रंजिशों को ताज़ा कर के आपस में फूट डला कर वोट लेकर अपने बेईमानी और भ्रष्टाचार के पैसे जो अकूत जमा है उसको बनाए रखने की होड़ में लगे हुए। बड़ा दुख होता है कि आज भी जनता जागरूक नहीं है। ये लोग जो माननीय श्री स्वर्गीय अम्बेडकर जी की जो राग लापते हैं, इनका काला चिट्ठा इतना घिनौना है कि सारी जनता थू थू करेगी। यही पार्टियां हैं जो आज़ादी के बाद आई और अम्बेडकर जी को चुनाव लड़ने में महाराष्ट्र के अंदर दो बार अपनी पार्टियों के विधायकों, सांसदों को खड़ा कर के उनको हराने का काम किया। उनको कोई इज्जत नहीं दिया, सारी ज़िंदगी उनको एक कोने में बैठाले रखा। बड़ी खुशी की बात है कि सरदार पटेल जैसे लोग और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने अम्बेडकर जी को सम्मान दिया और वो आज इतिहास के रूप में कहीं न कहीं हमें दिखाई पड़ते रहते हैं। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन काल में कभी भी संसद भवन के अंदर एक फ़ोटो भी लगाने की कोशिश नहीं की। खुशी तो इस बात की है कि बीपी सिंह ने अपने शासनकाल में 90 के बाद शायद उन्होंने अम्बेडकर जी की फ़ोटो लगवाई। ये केवल बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा
एक ग्रुप का, एक धर्म का वोट लेने के लिए, एक जाति संप्रदाय का वोट लेने के लिए ये लोग नंगा नाच और कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी घिनौनी की आदत कितनी बुरी है कि एक अल्पसंख्यक वोटों को साधने के लिए बहुसंख्यक वोटों की बेइज्जती करते रहते हैं। जिस तरह से फिल्म लाइन में आज तक ये जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता है उसको नहस करने में बड़ा अहम रोल रहा है। जबकि दसियों साल पहले से मैं हमेशा कहा करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री देश को बर्बाद कर रही है, इस सेंसर बोर्ड को सही करना चाहिए। सेंसर बोर्ड कैसे गलत फिल्में दिखा के और पास करा करके हिंदुस्तानियों की नीयत और नीति और सभ्यता को बदल करके रख दिया है, एक पैसे की होड़ में जोड़ दिया है। तो ये बहुत सारा खेल पूर्वजों ने देखा, चलो कोई बात नहीं, आज हमारा ना जागरूक जनता देख रही है। इसलिए मैं कहता हूँ जनता को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये सब अपने बेईमानी के पैसे, काला धन को पैसे को बचाने के लिए राजनीति उतरी हैं और अपना वंशवाद को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत लगाकर चुनाव में जाती हैं। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। कभी भी हिंदू पक्ष की बात आई तो कभी बात नहीं करेंगे। एक छोटा सा समुदाय के क्रिश्चियन हो या पारसी हो या ईसाई हो, उनकी अगर बात आती है या और कोई धर्म हो, उनके वोटों की बात आती है तो तुरंत ये लोग खड़े हो जाते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ठीक कहा था कि आप बहुत अच्छी बातें कही, उसी बातों को लेकर माननीय काशीराम जी ने, स्वर्गीय काशीराम जी ने अपना एक पार्टी बनाई थी कि बहुजन पार्टी, जो जहाँ पर जिस देश में बहुत लोग हों उनकी पार्टी है ही नहीं देश के अंदर, और जो छोटे मोटे 2-4% हैं वो राजनीति में जमे बैठे रहते हैं। कितनी बेहतरीन पार्टी बनाई थी, लेकिन दुखद है कि उनके पार्टी में जुड़े लोग, उनकी पार्टी में भी वही लोग जुड़े जाते हैं जो हैं 1% 2% और प्रमुख बन के बैठ जाते हैं और अपनों का भला करते रहते हैं। यही सारी विसंगतियां और अनीतियां और अन्याय अत्याचार कितना लंबे समय से हो रहा है। आज तो मैं कहता हूं कि यूसीसी नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं, यहाँ पर एनआरसी भी कट्टरता से लागू होना चाहिए। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का कानून कट्टरता से लागू होना चाहिए, क्योंकि ये देश की जो व्यवस्था है, सामाजिकता है, उसको कहीं न कहीं तोड़ने मरोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और एक वर्ग, एक समुदाय जनसंख्या बढ़ाने में तेज़ी से जुटा हुआ है, दूसरा समुदाय अल्पसंख्यक हो रहा है। तो ये हमारा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। यहाँ हिंदुओं का लिए स्वयं का एक नियम बनना चाहिए और उस बहुसंख्यक वर्ग को, जो मूल निवासी हैं हिंदुस्तान के, उनको यहाँ पर हर चीज़ में आरक्षण मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि विदेशी लोग आके यहाँ पर और यहाँ पर काम धंधा और निवास बनाकर, राशन कार्ड बनाकर यहाँ की सदस्यता ले लेते हैं और यहाँ के जो मूल निवासी उनको परेशान करने का काम करते हैं। ये इस बात से जागरूक जनता को होना चाहिए कि कौन इस दिशा में काम कर रहा है, उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। वो चाहे हमारा घर का हो, चाहे हमारे बाहर का हो, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये है, यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं ने कितनी बार हिंदुस्तान की संस्कृत सभ्यता को ध्वस्त किया और तहस नहस किया। यहाँ की संपदा को उठा कर अपने देशों में ले गए और यहाँ की जो सामाजिकता उसको ऐसा फूट डालो, राजनीति करो, इस तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया कि आज एक दूसरे का लोग दुश्मन बना बैठा है। तो इसलिए यहाँ पर एकता होने की भी ज़रूरत आज आन पड़ी है। और ये
लोगों ने कभी भी इनकी नीयतें हमेशा फूट डालकर राजनीति करने की है, जो आज भी हावी है। इस पर गहन चिंतन करना चाहिए, जनता को अब जागरूक होना चाहिए। अभी जनता जागरूक नहीं है। जागरूक होती तो दो बार श्री अंबेडकर जी को हराती नहीं जनता। वही है कि यहाँ राजनीति एक मैनेजमेंट का काम है। यहाँ कोई भी अच्छा से अच्छा इंसान को लोग हरा देते हैं। मैं क्या कहूँ, मैं तो अब दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे लोग या हम जैसे लोग राजनीति में नहीं आ पाते, क्योंकि ये मैनेजमेंट का खेल है। मैं साम दाम दंड भेद करके लोग राजनीति में आते हैं, और किसी कारण बस किसी धोखे से भी किसी प्रकार से भी यदि हम जैसे लोग अगर राजनीति में गए, तो ये जो बैक डोर से बड़े बड़े ऑफिसर IAS PCS बन के आए हैं ना, ये जेलों में जाएंगे। और जब जेलों में जाएंगे तो इनके बच्चे रोएंगे। बच्चे इस तरह रोएंगे कि हमारे पापा ने 50 साल तक देश की सेवा की, सेवा रैंक में, और उनको जेल डाला गया है। वो उनके कर्मों का फल होगा, इसलिए संभलने की उनको आवश्यकता है। और आने वाले समय में ये लड़ाइयाँ होंगी। जो भ्रष्टाचार करके अरबों खरबों रुपया जमा के बैठे हैं, इनको निकलना चाहिए। अभी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत लंबे एक दशक तक नहीं, शतक तक लड़ाइयाँ चलेंगी, क्योंकि बड़ी लंबी खाई पैदा हो रही हिंदुस्तान के अंदर कि जो पैसा वाला है वो केन प्राकरण कानून को खरीद लेता है, सरकारी ज़मीनों में कब्जा करा के बैठा है, धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद और न जाने कितनी मठ मंदिर बनाकर और गुरुद्वारा बनाकर और न जाने क्या क्या बैठे हैं। और उनको कानून के माध्यम से संरक्षण मिल जाता है। इसलिए जो लड़ने वाले हैं वो भी बौने पड़ जाते हैं। तो ये बहुत बदलाव की आवश्यकता है देश के अंदर। और ये जो हाव तौबा कर रहे हैं अम्बेडकर के नाम से और संविधान खतरे के नाम से, ये सब केवल अपनी अकूत बेईमानी, भ्रष्टाचार, गद्दारी से कमाई हुई संपत्ति को बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। इनके असली चेहरे को देखने की जनता की जागरूक होना पड़ेगा और आवश्यकता है। और मैं कहता हूँ जनता को आप जागिए और इनके असली चेहरे को, नियत और नीति को जानिए। ये लोग नियम और कानून बनाते भी रहे हैं ऐसा ही कि किसी न किसी माध्यम से। ये वही लोग हल्ला मचाने वाले लोग हैं जो एक पक्ष को लेकर हल्ला ज़्यादा मचाते हैं, दूसरे पक्ष को एकदम एक कोने में बैठा लेते हैं। हिंदुओं का ये देश है। हिंदुओं को हिंदुस्तान जो महाद्वीप है, हिंदुस्तान महाद्वीप है, जो भारत महाद्वीप है, इसको कितने टुकड़ों में कर डाला। कौन सी शक्तियों ने टुकड़े कर डाला। जब इनको अलग बैठाल भी दिया गया तो ये जाके यहाँ की संस्कृत सभ्यता में हावी क्यों हो रहे, क्यों दावा ठोक रहे हैं। इनको अधिकार ही नहीं होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए। ये कोई हिंदुस्तान कोई धर्मशाला है क्या, धर्मनगरी है क्या कि आओ कोई भी आओ यहाँ पे लूटो मजा करो और यहाँ के रहने वालों को परेशान करो, हैं। जब आपको दे दिया गया अपने ही वतन जाइए, अपने वहाँ रहिए। यहाँ रहना है, व्यवसाय करना है, जीना है, तो आप यहाँ पर व्यवसायिक के रूप में रह सकते हो। और आपको जो मताधिकार है और अन्य जो चीज़ें हैं वो मिलना ही नहीं चाहिए। अनिवार्य रूप से यहाँ के रहवासियों को मिलना चाहिए। उनको प्राथमिकता होना चाहिए सर्विस में और व्यवसाय में, हर चीज़ में उनको आरक्षण होना चाहिए हिंदुस्तानी लोगों को। और ये जो विदेशी आक्रांताएँ हैं जो इस तरह की सोच रख के और अपने को अल्पसंख्यक बता के रोते रहते हैं और बड़ा लाभ उठाते रहते हैं, इस पर बहुत समझने की आवश्यकता है पूरी जनता को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं सभी देशवासियों से बस इतना ही विनती करूँगा, चरण स्पंदन करूँगा, चरण बंदन करूँगा, उनको
सम्मान देना चाहूँगा कि आप लोग जागिए और हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने में आगे आइए। जो सभ्यता और संस्कृति है विश्व के किसी देश में नहीं होगी। जो हिंदुस्तानी में एक तरीका है, एक मैनर है, एक व्यवस्था है, एक संस्कार है, जो संस्कार हमें अपने आप अगल बगल में एक बेहतरीन जीवन जीने की प्रेरणा देता है और गलत करने से हर कदम पर रोकता है। उस संस्कृत सभ्यता को बनाए रखने के लिए सभी देश प्रेमियों को आवश्यकता है और देश प्रेमियों को करना चाहिए। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।